हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आप सभी का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की इस रिवीजन सीरीज में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी के टॉपिक के साथ शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स कवर करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम में फंडामेंटल राइट्स टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर आपके अपने नोट्स में जो भी कमियां रह गई होंगी, इस रिवीजन लेक्चर के बाद वो कमियां आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। मैं इस लेक्चर को बहुत शॉर्ट और क्रिप्स रखने वाला हूं, तो आप लोग पहले से ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद मैं नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आखिर मूल अधिकार होते कौन से हैं। मूल अधिकार ऐसे अधिकारों का समूह है जो किसी भी नागरिक के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। एक नागरिक के पूर्ण विकास के लिए आपको मूल अधिकारों का होना अति आवश्यक है, जो कि आपके संविधान के भाग 3 में दे रखा है। संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है, और इसके आर्टिकल्स हैं आपके आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल 35। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फंडामेंटल राइट्स आपके कौन से पार्ट में दे रखे हैं, तो आपको पार्ट 3 टिक करके आना है। और पूछेगा आपको कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स से आपके रिलेटेड हैं, तो वो आपके हैं आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है। और संविधान के द्वारा आपको फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दी गई है। तो जो मूल अधिकारों का हमारा समूह है, मूल अधिकार बेसिकली हमारे 6 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है? 6 पार्ट में डिवाइड है। पहला इसमें समानता का अधिकार, जो कि आपके आर्टिकल नंबर 14 से 18 में दे रखा है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपके 19 से 22 दे रखा है। इसको राइट टू फ्रीडम भी बोलते हैं। अगला है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आपके आर्टिकल नंबर 23 से 24 में दे रखा है। उसके बाद है आपका आर्टिकल नंबर 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवें ग्रुप में है आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 29 और 30 में दे रखा है। और नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 32, जो कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 ग्रुप्स में आपके फंडामेंटल राइट्स डिवाइड थे। ये आपसे पूछ लेता है एग्जाम में कि आर्टिकल नंबर 14 से 18 या फिर इन्हीं के बीच का एक आर्टिकल आपको दे देगा, जैसे आर्टिकल नंबर 17, और पूछ लेगा कि ये कौन से ग्रुप में आता है। क्या ये समानता के अधिकार में आता है, स्वतंत्रता में आता है, शोषण में आता है, या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। तो अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं तो आप वहाँ पर सही करके आएंगे। तो ये आपको याद रखना है कि कैसे फॉर्मेशन में है वो लोग। 6 पार्ट में डिवाइड है। आइए अब आगे चलते हैं। तो ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, मूल रूप से जब हमारा संविधान बना, उसमें आपके 7 फंडामेंटल राइट्स थे, 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, जो कि 44वें संविधान संशोधन से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद एक आपका फंडामेंटल राइट हटा दिया गया। कौन सा वो राइट था? वो था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी फ्रेंड्स पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब उसे रिपील कर दिया गया है, उसे या फिर उसे हटा दिया गया है। अब वह अनुच्छेद 300A या आर्टिकल नंबर 300A में एक महज कानूनी अधिकार बनकर रह गया है। इट इज़ जस्ट अ लीगल राइट। पहले ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, मतलब कि संवैधानिक आपका अधिकार था, लेकिन अब यह मात्र कानूनी अधिकार रह गया है। तो कौन सा फंडामेंटल राइट है? वो राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले हुआ करता था, अब कानूनी अधिकार 300A में दे रखा है। तो ये आपको याद रखना है। आगे अगर हम कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जहाँ की विशेषता से आपके क्वेश्चन के फॉर्मेट में वो कोई विशेषता आपसे पूछ सकता है, तो कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। इसमें पहली बात ये लिखी हुई है कि कुछ अधिकार केवल नागरिकों को ही उपलब्ध हैं। आपके कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को दिए गए हैं, सिर्फ उनका अधिकार नागरिकों को है। तो आखिर कौन कौन से वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिर्फ आपके सिटीजन्स को दिए गए हैं? वो आर्टिकल हैं आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30। 5 ऐसे आर्टिकल है फ्रेंड्स जो सिर्फ आपके सिटीजन्स को प्रोवाइडेड है, मतलब कि उनका अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को है। वो है आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30। ये आप याद कर लें, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। आगे अगर हम चलते हैं, तो अगली विशेषता इसमें यह है आपकी कि जो आपकी ये फंडामेंटल राइट्स हैं, उस पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपके फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, जो कि कंडीशंस आपके संविधान में दे रखी है। कंडीशंस आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रतिबंध आपके लगाए जा सकते हैं। और तीसरी विशेषता ये कहती है कि
कि जो फंडामेंटल राइट्स दोस्तों आपके होते हैं वो राज्य के मनमाने अधिकारों के खिलाफ होते हैं। मतलब कि राज्य के मनमाने रवैये को रोकने के लिए आपके फंडामेंटल राइट्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट इसकी विशेषता है, ये आपको याद रखनी है। अगला इसमें यह दिया गया है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स आपके नकारात्मक होंगे और अन्य जो होंगे वो सकारात्मक होंगे। नकारात्मक इन द सेंस जैसे कि छुआछूत के विरुद्ध आर्टिकल नंबर 17 में दे रखा है। यह एक नकारात्मक आपका फंडामेंटल राइट है जिसमें विरुद्ध शब्द की बात करी गई है। ऐसा लग रहा है कि एक नेगेटिविटी की फीलिंग आ रही है, तो इसीलिए इसको कुछ नकारात्मक होते हैं और कुछ सकारात्मक होते हैं। सकारात्मक में जैसे आपके आर्टिकल नंबर 21 जिसमें लिखा हुआ है जीवन जीने का अधिकार। यह आपको डायरेक्ट दे रखा है, प्लेन शब्दों में शब्द आ रखा है, तो इसमें सकारात्मक बात करी गई है। और जो नकारात्मक आपको कुछ पढ़ के ऐसे समझ में आएंगे कि उसमें कुछ चीज़ों से मनाही दी गई है, मतलब कि उसमें आपको कुछ चीज़ें करने से मना किया गया है, इसीलिए उसको नकारात्मक सेंस में कहा गया है। तो कुछ आपके नकारात्मक होते हैं, कुछ सकारात्मक होते हैं। अगले आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी विशेषता यह है दोस्तों कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वह स्थायी नहीं होते हैं। मतलब कि उन पे समय समय पर संसद अगर चाहे तो संशोधन कर सकती है, यह इसकी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। केशवानंद भारती केस जो आपका 1973 में आया है उसमें न्यायालय ने बताया है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण है। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे कि संसद कल को कोई एक कानून बनाती है और वह कानून आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि उस कानून में से उतना पार्ट जो कि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है उसको उस कानून से सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो निकाल सकती है, बाकी शेष भाग ज्यों का त्यों लागू कर दिया जाएगा। मतलब भारत में ऐसा कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता है जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। ये केशवानंद भारती केस में आपको कहा गया था। तो यह आपके संविधान के कुछ प्रमुख विशेषताएं थी जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स की थी। आगे अब चलते हैं हम। इसमें दोस्तों ये लिखा है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अगर राष्ट्रपति आपके चाहें तो वह आपके फंडामेंटल राइट्स का निलंबन कर सकते हैं। मतलब कि उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, लेकिन कैसी भी कंडीशन आ जाए राष्ट्रपति चाह कर भी आपके आर्टिकल नंबर 20 और 21 का निलंबन नहीं कर सकते हैं। मतलब आर्टिकल 20 और 21 का रिस्ट्रिक्शन राष्ट्रपति चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल में पूछा जाता है आपसे कि नेशनल इमरजेंसी जो कि आपके आर्टिकल नंबर 352 में दे रखा है उसमें ये कहा गया है कि आपके वो कौन से दो आर्टिकल हैं जो कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी लागू रहते हैं। तो वो दो आर्टिकल आपके हैं फंडामेंटल राइट के, आर्टिकल 20 और 21। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता जरूर है। आगे दोस्तों इसमें यह है आर्टिकल नंबर 33 आपका कहता है कि जो पुलिस, आर्मी और सशस्त्र सीमा बलों के जो आपके जवान होते हैं और कल को जैसे आपका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में होगा तो आप भी इसी में शामिल होंगे, उनका कोई फंडामेंटल राइट्स जीवन में जब तक वो सर्विस में रहेंगे उनके फंडामेंटल राइट्स का वो इन्जॉयमेंट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि सशस्त्र बलों के कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि कल को अगर आप सेना में हैं और आप अगर भारत के खिलाफ अगर कोई बयान देते हैं तो वह बयान आप नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? आम इंसान को तो कुछ भी कहने का अधिकार होता है, वह मीडिया में, सोशल मीडिया में किसी भी तरीके से कैसे भी बात कह सकता है, लेकिन आप पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। संविधान साफ तरीके से कहता है कि जो भी सेना में लोग जवान हैं या फिर जो पुलिस बल हैं उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं, तो वह उसका उपयोग निजी जीवन में नहीं कर सकते हैं। इसी की एक कड़ी अब आगे चलते हैं हम। आगे दोस्तों दिया गया है कि किसी भी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ है, मान के चलिए किसी भी एरिया में मिलिट्री रूल लगा हुआ है, उस समय आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका निलंबन कर दिया जाता है, उनका रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाता है। उस समय सभी फंडामेंटल राइट्स का प्रयोग प्रतिबंधित होता है सिवाय एक आर्टिकल के। वह आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 का उपयोग मार्शल लॉ के दौरान भी लागू रहता है, क्योंकि यह जीवन जीने का अधिकार है और ये सिर्फ सबसे बेसिक अधिकार है जो कि एक इंसान के पास होना ही चाहिए। तो ये आपको याद रखना है कि इमरजेंसी के दौरान कौन से दो आर्टिकल थे, आर्टिकल 20 और 21। और आपके मार्शल लॉ के दौरान कौन से दो आर्टिकल हैं, वह है आपके आर्टिकल नंबर 21। मात्र एक आर्टिकल है, ऐसा आर्टिकल नंबर 34 में दे रखा है। तो यह कुछ प्रमुख विशेषताएं थी
जो कि आपके क्वेश्चन के फॉर्मेट में एग्जाम में कई बार आपसे पूछ ली जाती हैं, यह आपको पता होनी चाहिए थी। तो आगे अगर हम शुरुआत करते हैं तो आर्टिकल नंबर 12 में आपकी राज्य की परिभाषा दे रखी है। राज्य की परिभाषा मतलब कि फंडामेंटल राइट्स में आपने ये पढ़ा होगा कि यह सभी राइट्स आपको राज्य के विरुद्ध, मतलब कि अगेंस्ट द स्टेट, इसमें साफ वर्णित है कि ये फंडामेंटल राइट्स आपको अगेंस्ट द स्टेट मिले हैं, मतलब कि राज्य के विरुद्ध आपको प्रोवाइडेड है। तो आपने कभी ये सोचा है कि इसमें ये राज्य की डेफिनेशन क्या है, ये स्टेट की इसमें डेफिनेशन क्या है, आखिर राज्य होता क्या है? एज पर फंडामेंटल राइट्स जो कि आपके पार्ट 3 में दे रखे हैं, आपके राज्य की डेफिनेशन आर्टिकल नंबर 12 में लिखी हुई है। आर्टिकल नंबर 12 कहता है कि राज्य की परिभाषा में आपके भारत सरकार के सभी अंग जैसे कि संसद, सचिवालय और विभिन्न इसके मंत्रालय, यह सभी आते हैं। और राज्य सरकार के आपके सभी अंग जैसे कि विधायिका, उनके सचिवालय और उनके विभिन्न मंत्रालय, यह भी आते हैं। और साथ ही साथ आपके स्थानीय प्राधिकरण, मतलब कि जैसे आपकी विलेज लेवल पे पंचायत हो गई, नगर पंचायत हो गई, जिला पंचायत हो गई, और साथ ही साथ और प्राधिकरण वगैरह जैसे कि आपकी एलआईसी हो गई, ओएनजीसी हो गई, सेल हो गई, गेल हो गई, जितनी भी संवैधानिक बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ये सभी के सभी आपके आर्टिकल 12 में दिया गया है कि यह राज्य की परिभाषा में आते हैं, मतलब कि ये स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। तो यह था आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 13 में ये लिख रखा है कि अगर कोई भी ऐसा कानून संसद बनाती है जो कि आपके फंडामेंटल राइट को एब्रिज करती है या फिर उसका उल्लंघन करती है, तो वह दिए हुए वही प्रोविजंस जो उस कानून में दे रखे हैं, वह प्रोविजंस शून्य माने जाएंगे, मतलब कि वह प्रोविजंस आपके नल एंड वॉइड माने जाएंगे। ऐसा आपको आर्टिकल नंबर 13 में दे रखा है। और इसके लिए आप आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल नंबर 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। यह आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट आपका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 14। फ्रेंड्स, आपका आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता प्रदान होती है, मतलब कि एवरीवन इज़ इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ या फिर इन आइज ऑफ द लॉ। कोई भी व्यक्ति कानून के समक्ष बराबर होता है, चाहे वो कितना भी अमीर हो या फिर चाहे वो जितना भी गरीब हो, सबके लिए कानून एक समान है। यह आपके आर्टिकल नंबर 14 में दे रखा है। इसमें एक चीज़ और लिख रखी है, समान परिस्थिति में समान व्यवहार, मतलब कि अगर समान परिस्थितियां हैं उस समय दो विभिन्न व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करा जाएगा। यह आपके आर्टिकल नंबर 14 में दे रखा है। अवर नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल नंबर 15। अब यहाँ से कोर आर्टिकल स्टार्ट होते हैं, तो आपको थोड़ा याद रखना है। आर्टिकल नंबर 15 आपके भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, मतलब कि संसद चाह कर भी आपको धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। तो आपसे पूछा जाता है कि वो कौन कौन सी 5 पैरामीटर्स हैं या 5 कंडीशन है जो भेदभाव में आपसे पूछता है कि आर्टिकल नंबर 15 में गिवन है। तो वह है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, जिसके खिलाफ आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह आर्टिकल नंबर 15 में गिवन है। ये 5 कंडीशंस आपसे पूछता है, यह आपको इसमें याद रखना है। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज आर्टिकल नंबर 16। फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 16 में आपकी एम्प्लॉयमेंट की बात करी गई है, रोजगार की बात करी गई है। इसमें दोस्तों यह बताया गया है कि जो कि आपका एम्प्लॉयर है वह चाहकर भी आपके साथ धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, वंश और जन्म स्थान के नाम पर आपके साथ असमानता या फिर इनइक्वालिटी नहीं कर सकता है। वह आपको इक्वली ट्रीट करेगा, क्योंकि आर्टिकल नंबर 16 में आपको अवसर की समानता दे रखी है। रोजगार में आप सभी को अवसर की समानता है। तो प्रतिबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं? वह हैं धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, वंश और साथ ही साथ आपका जन्म स्थान। तो ये आपको याद रखना है, जो कि आर्टिकल नंबर 16 में दे रखा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका है वो है आर्टिकल नंबर 17। यह आपको अस्पृश्यता को समाप्त करने का अधिकार देता है। मतलब कि आर्टिकल नंबर 17 में साफ साफ दिया गया है कि अनटचेबिलिटी आपके भारत में प्रोहिबिटेड है। किसी भी फॉर्म में भारत में अनटचेबिलिटी स्वीकार नहीं करी जाएगी। यह आपके आर्टिकल नंबर 17 में दे रखा है। तो अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल है वह है आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 आपको कहता है कि जो टाइटल्स होते हैं या फिर जो उपाधियाँ होती हैं वह आप किसी भी विदेशी देश के साथ स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कल को अगर यूएस चाहे कि वह आपको कोई टाइटल प्रोवाइड कर दे, तो वो टाइटल आप बिना राष्ट्रपति के मंजूरी के उस टाइटल को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको राष्ट्र की
इसके लिए आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी आप जाकर वह टाइटल स्वेच्छा से धारण कर सकते हैं। ऐसा आपके आर्टिकल नंबर 18 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 18 ये कहता है कि जो सैन्य में आपकी जो सेना के अधिकारी रहे हैं या फिर शैक्षणिक संस्थान में, जैसे कि आपकी डॉक्टरेट की डिग्री हो गई, और सैन्य में जैसे में आपके अफसरों के पीछे लगता नहीं है कि ब्रिगेडियर, जनरल, तो रिटायर होने के बाद यह सभी जो आर्मी के जनरल या फिर ब्रिगेडियर्स होते हैं, यह अपने नाम के पीछे टाइटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए उनको आर्टिकल नंबर 18 में मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ जो भी डॉक्टरेट की डिग्री शैक्षणिक स्थान के द्वारा जो भी डिग्री उनको मिली गई है, वह भी निजी जीवन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा आर्टिकल नंबर 18 में दिया गया है। विदेशियों के द्वारा टाइटल दिया प्रतिबंधित है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल आप निजी जीवन में भी कर सकते हैं, वह है सैन्य और शैक्षणिक क्षेत्र। तो यह आर्टिकल नंबर 18 में दे रखा था। तो यहाँ पर आपके आर्टिकल नंबर 14 से 18 कवर होते हैं, राइट टू इक्वालिटी वाले। अब हम आगे चलते हैं। अगला है आपका आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल नंबर 22, जो कि आपको राइट टू फ्रीडम की बात करता है, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, जिसमें आपका आर्टिकल नंबर 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके सभी प्रोविजंस किसी न किसी फॉर्म में एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो इसका कोई भी चीज़ आपको स्किप नहीं करना है, अच्छे से समझना है। आर्टिकल नंबर 19 आपको 6 गारंटी प्रोवाइड करता है, 6 गारंटी यह प्रदान करता है। वह 6 की 6 इस प्रकार हैं। ए में आपको विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, 19 ए में आपके विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता दे रखी है। अपवाद इसमें यह है कि सार्वजनिक व्यवस्था और मानहानि, मतलब कि आप चाह कर भी इस 19 ए का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जहाँ पर किसी की मान हानि हो रही हो या फिर जहाँ सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो रही हो। तो यह 19 ए था। 19 बी में आपका ये दे रखा है कि आपको आज़ादी है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से किसी जगह पर इकट्ठा हो सकते हैं। यह आपको कहाँ दे रखा है? आर्टिकल नंबर 19 बी में। और 19 सी में आपका दे रखा है कि आपको संघ और सहकारी समितियां बनाने का अधिकार होगा। यह आपको आर्टिकल नंबर 19 सी में दे रखा है। आर्टिकल नंबर 19 डी में आपको दिख रखा है कि आपको घूमने का अधिकार होगा, राइट टू मूव फ्रीली। कहाँ दे रखा है आपके? तो आपको ये ले रखा है आर्टिकल नंबर 19 डी में दे रखा है, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रतिबंधित है, एक क्षेत्र है कि आप चाह कर भी ट्राइबल इलाकों में बिना परमिट के नहीं जा सकते हैं। यह इसका एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 19 ई। फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 19 ई आपको आज़ादी देता है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं। यह आपके 19 ई में दे रखा है, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। अगर आप चाहें कि आप ट्राइबल इलाके में जाकर घर बना लें और वहाँ रहने लग जाएं, तो इसकी मंजूरी आपको संविधान नहीं देता है, क्योंकि वह प्रतिबंधित क्षेत्र है और वह संरक्षित क्षेत्र है, मतलब कि उसको कंजर्व किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप जाके वहाँ निवास कर सकते हैं। 19 जी में दे रखा है कि आपको पेशे का अधिकार होगा, मतलब कि आप भारत में कोई भी पेशा आप कर सकते हैं, इसका अधिकार आपको 19 जी के द्वारा दिया गया था। तो यह आपके 6 फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल नंबर 19 में दे रखे थे, इससे क्वेश्चन पूछता है वो। तो ये आपको याद रखने हैं कि ए बी सी डी ई एफ और जी में क्या दे रखा है, यहाँ से क्वेश्चन वो उठा लेता है। तो यह आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 आपको कहता है कि अपराधों के लिए दोषी सिद्ध व्यक्ति के संबंध में कुछ संरक्षण संविधान ने प्रोवाइड करे हैं उसको। तो यह आपके जो संरक्षण है, यह आपके नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्रोवाइडेड हैं। इसमें आपको यह कहा गया है कि गवर्नमेंट अगर चाहे या फिर कोर्ट अगर चाहे, तो आपको जो पुराने कानून हैं जो कि अब अवैध हो गए या फिर जिनका अब कोई मान्य नहीं रह गया है, उसके हवाले आपको वो सज़ा नहीं दे सकती है। ऐसा आपके आर्टिकल नंबर 20 में दे रखा है। ओल्ड एंड एब्सोल्यूट राइट्स के साथ कोर्ट आपको दंड नहीं दे सकती है, ऐसा आर्टिकल नंबर 20 में दे रखा है। और इसमें अगला प्रोविजन है कि दोहरे दंड से संरक्षण, डबल जियोपार्डी कहते हैं इसको इंग्लिश में। मतलब कि एक ही गलती के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है। एक बार आपको सज़ा आपने काट ली तो उसके लिए आप फ्री हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि फिर से उसी दंड के लिए आपको फिर से सज़ा दी जाए। ये आर्टिकल नंबर आपके 20 में लिख रखा है। इसमें एक चीज़ दोस्तों और लिखी गई है कि आपको अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
मतलब कि आपको संरक्षण प्रोवाइडेड है कि आप अपने ही खिलाफ गवाही नहीं देंगे। तो यह आर्टिकल नंबर 20 में गिवन है, जो कि आपको दे रखा था। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 21। यह जग जाहिर आर्टिकल है, तो यह सबको मैक्सिमम पता ही होता है। इट सेज अबाउट राइट टू लाइफ। यह जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात करता है। यह आपके नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को उपलब्ध है। तो यह आपको याद रखना है कि दोनों को प्रोवाइडेड है। इसी में फ्रेंड्स हमारा आर्टिकल नंबर 21A है, जो कि आपके 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सन 2002 के बाद संविधान में ऐड किया गया था। यह आपके शिक्षा के अधिकार की बात करता है। ये आपके शिक्षा के अधिकार जो है वो 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को प्रोवाइडेड है। इसमें लिखा गया है कि उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन विल बी गिवन टू द चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को आपको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करनी है। यह किसको दिया गया है जिम्मेदारी? तो यह जिम्मेदारी आपके स्टेट को दी गई है, राज्य को दी गई है। और यह 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आपके आर्टिकल 21 में डाला गया था, 21A की फॉर्म में। तभी आप देखते हैं कि जगह जगह पर सरकारी स्कूल खुले हैं और वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, 6 से 14 साल के बच्चे जो आपके प्राइमरी में पढ़ते हैं, उनको फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। यह आर्टिकल नंबर 21 के साथ होता है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर आपका 22। आर्टिकल नंबर 22 आपको गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण देता है। इसमें क्या लिखा गया है कि अगर आप गिरफ्तार होते हैं तो गिरफ्तार होने के बाद कुछ अधिकार आपके पास होते हैं। वह कौन से अधिकार हैं? पहला कि कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति अगर चाहे तो वह कानूनी सलाह ले सकता है। लीगल राइट्स हैं कि उसके पास कि वह सलाह ले सकता है। और साथ ही साथ उसका यह भी जानने का अधिकार है कि आखिर कौन से आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। थर्ड चीज़ इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख रखी है, जिसकी वजह से यह आर्टिकल फेमस है, कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के दौरान, मतलब विद इन 24 आवर्स, जो गिरफ्तार किया गया है व्यक्ति, पुलिस को उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना पड़ेगा। मतलब कि यह पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि वह 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। यह आपके आर्टिकल नंबर 22 में दे रखा है, तो यह आपको याद रखना है। इसी में आपका एमसीक्यू बना देगा वो कि मजिस्ट्रेट को समक्ष करने की जो अवधि होती है वो 24 की जगह 36 घंटे लिख लेगा, और अगर आप उसको टिक करके आ गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ये 24 आवर का इंटरवल आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल का ग्रुप है वो है आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल 24। इसमें आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, मतलब कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन किस में दे रखा है? आर्टिकल 23 और 24 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आपके आर्टिकल नंबर 23 में फ्रेंड्स लिख रखा है कि भारत में मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। मतलब इट इज़ टोटली प्रोहिबिटेड इन इंडिया। मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी, यह आपको याद रखना है। ये किस में लिख रखा है? तो यह आपके आर्टिकल नंबर 23 में दे रखा है। आर्टिकल नंबर 24 आपका बात करता है कि 14 साल की आयु के जितने भी बच्चे हैं उन पर रोजगार के कुछ प्रतिबंध है। मतलब कि वह चाह कर भी कुछ फैक्ट्रीज़ में काम नहीं कर सकते हैं, या फिर उन्हें कुछ फैक्ट्रीज़ रोजगार के तौर पे एज अ वर्कर नहीं रख सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो वह कारखाने आपके हैं खदान या फिर ख़तरनाक पेशे वाले जो रोज़गार होते हैं, उसमें इन बच्चों को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है। ऐसा आपके आर्टिकल नंबर 24 में दे रखा है। लेकिन साथ ही साथ आपका आर्टिकल नंबर 24 ये भी कहता है कि गैर हानिकारक जो आपके व्यवसाय होते हैं उस पर राज्य रोक नहीं लगाएगा। मतलब कि वो बच्चे अगर चाहें तो वह गैर हानिकारक व्यवसाय कर सकते हैं अपने जीवन जीने के लिए या फिर अपने घर वालों की मदद करने के लिए। तो इस पे उन पे कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसा आपके आर्टिकल नंबर 24 में दे रखा है। ये आपको याद रखना है कि 14 ईयर्स वाला जो प्रोविज़न है ये दिमाग में रखना है। आगे हम चलते हैं। तो आर्टिकल नंबर 25 से 28 आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। मतलब कि इट गिव्स यू राइट टू फ्रीली प्रोफेस योर रिलीजन। यह आपको धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार देता है। तो इसी में आपके आर्टिकल नंबर 25 में फ्रेंड्स लिख रखा है कि आपको अंतरात्मा की स्वतंत्रता है। मतलब कि आप अंतर आत्मा के साथ कोई भी धर्म आप मान सकते हैं,
आपको कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार आपको आर्टिकल नंबर 25 ने दे रखा है। और साथ ही साथ इसमें यह भी लिख रखा है कि धर्म को मानने, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको है। अगर आप चाहें तो अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, इसके लिए फ्रीडम आपको आर्टिकल नंबर 25 के द्वारा दी गई है। लेकिन एक इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप किसी को उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। मतलब कि आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं रिलीजियस कन्वर्जन के लिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको सजा हो सकती है। ये आर्टिकल आपके आर्टिकल नंबर 25 में दे रखा है, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला फ्रेंड्स आपका है आर्टिकल नंबर 26। आर्टिकल नंबर 26 कहता है कि कोई भी रिलीजियस ग्रुप अगर वह धार्मिक संस्थान बनाना चाहता है, मतलब कि मंदिर या मस्जिद जो भी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए वह मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें पूरी आज़ादी है, ऐसा आपके आर्टिकल नंबर 26 में गिवन है। तो अगला आपका आर्टिकल इसी में है, आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल नंबर 27 यह कहता है कि जो स्टेट है, आपका स्टेट कोई भी ऐसा टैक्स नहीं लगाएगा, राज्य आपका ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर रिलीजन का प्रमोशन हो या फिर एक पर्टिकुलर धर्म के आपका प्रमोशन हो। ऐसा कोई भी टैक्स आपका राज्य नहीं लगा सकता है। तो यह आपको याद रखना है, यह आर्टिकल नंबर 27 में गिवन है। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह लोगों को कर लगाने का अधिकार भी देता है। कैसे लोगों को? अगर धार्मिक संप्रदाय चाहें तो वह धार्मिक कर लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए वह किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि उसको मैंडेटरी है इस धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कर देना। ऐसा आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। यह आपके आर्टिकल नंबर 27 में गिवन है, जो आपको याद रखना है। तो अगला हमारा इसी कड़ी में आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल नंबर 28 आपको क्या कहता है? यह धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है। मतलब कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ जहाँ पर आप स्कूल में धार्मिक स्वतंत्रता प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो आखिर वो कौन कौन से स्कूल्स होते हैं जहाँ जहाँ पे धार्मिक एजुकेशन दी जा सकती है, ये आपको याद रखना है। ये आर्टिकल नंबर 28 में गिवन है। ये कंडीशंस आपसे पूछ लेता है वो। पहला, अगर कि राज्य द्वारा पूर्ण रूप से संचालित कोई भी आपका इंस्टीट्यूशन है जो कि टोटली आपका स्टेट द्वारा ओन्ड है, स्टेट द्वारा एफिलेटेड है और स्टेट उसका पूरा खर्चा उठाता है, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। उस पर आपका धार्मिक शिक्षा पूर्ण प्रतिबंधित है, यह आपको याद रखना है। अगला लिखा गया है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। अगर कोई आपका इंस्टीट्यूशन है, उसको आपको राज्य ने मान्यता दे रखी है, मतलब एफिलेशन दे रखा है, तो बिना व्यक्ति की सहमति के आप वहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। मतलब कि वहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, बिना उनके अभिभावक की अनुमति के आप वहाँ रिलीजियस एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। ये है आपके आर्टिकल नंबर 28 में गिवन है। थर्ड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कंडीशन डिफरेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसमें यह दे रखा है कि राज्य द्वारा प्रशासित लेकिन किसी किसी ट्रस्ट के तहत स्थापित अगर कोई संस्थान है, कोई ट्रस्ट के द्वारा फंडेड अगर कोई आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ अगर वो चाहे, कौन चाहे, स्कूल का मैनेजमेंट स्टाफ चाहे, तो वहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन दे सकता है। जैसे कि आपके जो मदरसे होते हैं, मदरसे में आपकी रिलीजियस एजुकेशन दी जा सकती है, क्योंकि उसकी फंडिंग आपके मैक्सिमम ट्रस्ट के द्वारा होती है। तो यह उनको मतलब फ्रीडम है आर्टिकल नंबर 28 में। अगला हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 29। फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 29 आपके अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण करता है। मतलब कि जो आपके माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ का संरक्षण आपके किस में दे रखा है? तो माइनॉरिटीज़ का संरक्षण आपके आर्टिकल नंबर 29 में गिवन है। आर्टिकल नंबर 29 कहता है कि अल्पसंख्यक अगर चाहें तो वह अपनी लिपि, भाषा या फिर संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। मतलब कि वह अपनी लैंग्वेज, राइटिंग्स और अपने कल्चर का अगर चाहें तो संरक्षण कर सकते हैं। यह अधिकार उनको आर्टिकल नंबर 29 में गिवन है। और यह राज्य की जिम्मेदारी होगी कि ऐसी कोई भी जो लिपि है जो विलुप्त हो रही है, मतलब कि जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है, या फिर ऐसी कोई भी भाषा है या ऐसी कोई भी संस्कृति है जो बहुत ज़्यादा मतलब विलुप्त होने के कगार पे है, तो यह राज्य का दायित्व बनता है कि उसका संरक्षण करे, वो कि उसको प्रिजर्व करे। यह स्टेट की ड्यूटी होती है। यह आर्टिकल नंबर 29 में गिवन है। आर्टिकल नंबर 30 फ्रेंड्स क्या कहता है? तो यह कहता है कि धार्मिक और जो भाषाई जो अल्पसंख्यक व्यक्ति हैं, उनको शिक्षण संस्थान का स्थापना करने के लिए आज़ादी भारत में दी गई है। मतलब कि जो आपके रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं,
वह अगर चाहें तो वो इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं अपने माइनॉरिटी ग्रुप के लिए। ऐसी आज़ादी उनको आर्टिकल नंबर 30 में दे रखी है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये आपको याद रखना है। तो अगला है आर्टिकल नंबर 32। अब हम एंड की ओर आ गए हैं। आर्टिकल नंबर 32 फ्रेंड्स आपके सुपर आर्टिकल कहा जाता है। मतलब कि इस आर्टिकल के होने की वजह से ऊपर के सारे आर्टिकल समझिए आपको फ्रीडम से मिल पा रहे हैं। तो वो है आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 ये कहता है आम भाषा में कि अगर आपके जो मूल अधिकार हैं, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है तो फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन होने से कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है। मतलब कि यह सीधे आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की फ्रीडम देता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट उसका निवारण करेगा। ऐसा आपके आर्टिकल नंबर 32 में दे रखा है। आर्टिकल नंबर 32 सेज दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ द ड्यूटी टू प्रिजर्व द राइट्स ऑफ द कॉमन पर्सन इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऐसा आपके आर्टिकल नंबर 32 में दे रखा है, जो आपको याद रखना है। तो ऐसे कुछ अनुच्छेद हैं जो केवल नागरिकों को दिए गए हैं, मैंने आपको ऊपर बताए थे। तो वह अनुच्छेद आपके हैं आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ आपके नागरिकों को दिए गए हैं। ये आपसे एग्ज़ाम में पूछता है, तो ये आप याद कर लीजिए। तो ये पूरा मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक कवर करा दिया है। अगर आपने ये ध्यान से सुना होगा मेरे लेक्चर को और इसका रिवीजन आप 1-2 बार कर लेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन वो नहीं पूछता है। वो कहीं से भी घुमा ले क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं तो गारंटी है कि आपका पेपर अच्छा ही जाएगा और आपके जो 1 से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स से वह सही हो जाएंगे। तो ये आप रिवाइज कर लीजिए एक बार, और आगे भी मैं ऐसे ही टॉपिक लेके आऊँगा क्विक रिवीजन सीरीज़ के फॉर्म में, जिससे आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी अच्छे से हो पाएगी। तो अब बहुत ही कम समय है, तो फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवाइज कीजिए टॉपिक्स को और शॉर्ट नोट्स को जल्दी से जल्दी रिवाइज कीजिए जितना कर सकते हैं आप। और टेस्ट सीरीज भी लगाइए फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है वो। तो इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर ढंग से रिवाइज कर लेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।